हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनएलएम का फोर्थ लेक्चर, चौथा लेक्चर है आज। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबके थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है। सबसे पहले कांस्टेंट मोशन हमें पता करना है क्या होता है। कांस्टेंट मोशन, आज का जो है पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट कांस्टेंट मोशन पे ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है आप अगर ये नहीं कर पाओगे, अगर आप ये नहीं समझोगे कांस्टेंट मोशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम किस तरह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालते हैं, तो फिर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो उसके क्वेश्चन आपसे होंगे ही नहीं। तो इसका जो बेसिक है, बेसिकली वो हम कांस्टेंट मोशन में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट मोशन को क्लियरली पढ़ लेंगे, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं जो उस वैरायटी में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली यही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही कहलाएगा, लेकिन ये बेसिक पार्ट है उसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ओके, तो शुरू करते हैं कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये है क्या, कांस्टेंट का क्या मीनिंग है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। ठीक है, इसका एक मीनिंग क्या है? समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, ये होगा ही होगा, इसको आप टाल नहीं सकते हो। जैसे बचपन में क्या होता था, घर से बाहर बिना बताए गए तो कुटाई होगा ही होगा, है ना, वो कांस्टेंट था। ठीक है, अब यहां पे क्या है? कांस्टेंट मोशन है। मोशन जो है वो कोई ऐसा मोशन जो होगा ही होगा, उसको हम बोल रहे हैं कांस्टेंट मोशन, और उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको या फिर आप कह सकते हो कि इसमें हमें ना लिमिट लगा दी जाती है, हमें किसी चीज में लिमिट लगा दी गई। सपोज करो हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस प्रोजेक्ट का कुछ खर्च है, फॉर एग्जाम्पल कुछ खर्च है 10K, और हमें पता है कि हमारे घर से जो है 5K से ऊपर पैसे मिलेंगे ही नहीं, के मतलब 1000, है ना, 5000 से ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये हमारे ऊपर क्या है? कांस्टेंट लगा दिया गया कि 5000 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये 5000 रुपए हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मनी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऐसे मोशन जो कि होंगे ही होंगे, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। ओके, अब देखो ये कांस्टेंट मोशन का पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला ये होता क्या है, और पहला तरीका मैं ये भी बोलूंगा, मेथड 1। कांस्टेंट मोशन को आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैं सारे आपको बताऊंगा। जो आपको आसान लगता है उस मेथड से आप करोगे, क्योंकि सबको एक जैसा मेथड अच्छा नहीं लगता है, आसान भी नहीं लगता है। तो इसीलिए जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसी मेथड से आप करोगे। ओके, तो मेथड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे टिपिकल मेथड होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, वरना आसान वाला पहले बताऊंगा तो आप आसान वाला करोगे, टिपिकल छोड़ दोगे, ये जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। ये क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड। वैसे नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको बस मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जो भी मेथड है वो ध्यान रहना चाहिए, और उस पर जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन मेथड है, इसमें देखो क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास कुछ ऊपर में छत है, सपोज ये रहा छत, और इससे लगी हुई है एक पुली। ओके, और इस पुली से लगी हुई है सपोज यहां पे एक मास, और इधर एक और मास। जनरली हम ऊपर नीचे ही दिखाते हैं, पास पास भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये मास यहाँ पे भी मास दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखता है ना। ये सपोज करो ये M1 है, ये M2 है, 2 मास है आपके पास, और M1 M2 से अभी हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सिंपल ये समझना है कि अगर ये देखो यहाँ पे फिक्स है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है? यहाँ फिक्स्ड पॉइंट, ये मूव नहीं कर रहा है। अब इसमें आपको, अगर मैं M1 को सपोज करो 5 मीटर ऊपर ले जा रहा हूं, कितना? 5 मीटर ऊपर, बाय यूजिंग सम फोर्स, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मान लेते हैं कि 5 मीटर ऊपर ले गए, तो ये 100% गारंटी है कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये रस्सी नीचे आएगी, और ये रस्सी नीचे आएगी, कितनी आएगी? ये भी यहां से 5 मीटर तक नीचे आएगी। जितना ऊपर आप इसको ले गए हो उतना ही यहां पे भी रस्सी नीचे आ रही है। ओके, ये आपको आंखों से देख के पता चल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट मोशन समझने की कोई जरूरत है ही नहीं, कि ये देखो ये 5 मीटर ऊपर गया तो ये कांस्टेंट है, ये रस्सी का, ये इसको जाना ही होगा 5 मीटर नीचे।
लेकिन इसके कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ सकते हैं जो कि आप देख के बता नहीं पाओगे। अभी मैं सबसे पहले इसी को प्रूफ करूंगा कि ये सच में 5 मीटर गई तो इधर भी 5 मीटर ही आएगी, या फिर 5 मीटर है तो इसको आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो 5 मीटर पर सेकंड, मान लो स्पीड से ये ऊपर जा रही है तो ये 5 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, नीचे आएगी। या आप इसको बोल सकते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। ये सारी बातें यहाँ पे लागू होती है, मतलब सारी की सारी बातें कांस्टेंट मोशन से हम समझ सकते हैं। इसको सबसे पहला तरीका जो कि डिफरेंशिएशन मेथड से हम करने वाले हैं वो देखो हम कैसे करेंगे। देखो मान लेते हैं कि ये जो रस्सी है यहाँ से, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी ये L1 है आपका, ओके। ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी L2 है। और जो ये पॉइंट है, ये वाला रस्सी देख रहे हो जो कि पुली के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे रस्सी गई और इसके ऊपर चढ़ के ऐसे आ गया, ये दिख नहीं रहा है पुली के ऊपर, क्योंकि पुली के ऊपर जो रस्सी होती है, आपने कुआं के ऊपर देखा होगा, पुली के ऊपर जो रस्सी होती है वो दिखती भी नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से दिखाया जो दिख नहीं रही है। बट यहां से लेकर यहां तक जो होगा इसको मान लेते हैं L3 है। अब एक बात बताओ, ये जो L1 है, L2 है और जो L3 है, अगर मैं तीनों का एडिशन कर दूं तो क्या ये कभी भी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? ये ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये जो L3 है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पुली के ऊपर रस्सी तो कांस्टेंट ही रहेगा। इतना सा एरिया में, है ना, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, लेंथ में, इतना सा लेंथ में जो भी रस्सी आएगा, या तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, किधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे जैसे भी जा रहा हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये L3 आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। L1 ऊपर जाएगा तो L1 घटेगा और L2 बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर मैं तीनों की बात करूं तो क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि L1 प्लस L2 प्लस L3 जो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पहला वाला क्या होगा, देखो dL1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, और ये क्या हो जाएगा प्लस dL2 अपॉन dt, dL3 अपॉन dt, एंड d ऑफ व्हाट, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को आप कुछ भी बोल सकते हो, सपोज करो ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, 2 3 5 2 जो भी है, मतलब जोड़ लो 7 मीटर हो गया, तो वो चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, ओके। बट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे, देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t टाइम। अब बताओ यहाँ पे, क्योंकि आपका जो L1 है वो क्या हो रहा है, यहाँ से घट रहा है, ऊपर ले जा रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घटेगा तो डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, नेगेटिव। L1 का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्योंकि घट रहा है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव साइन के साथ अब L1 अपॉन टी है ना, तो ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं, सपोज करो 1 वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ v1। क्या बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्या है आपका L2। अब ये ऊपर जाएगा तो L2 नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब ये L2 बढ़ना चालू हो जाएगा। ये जब बढ़ेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या, ये सेकंड है M2 है, इसको बोलो v2। अब ये L3 के बारे में देखते हैं। L3 क्या है, ये वाला रूप। अब ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 0 इक्वल्स टू वापस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो ये कांस्टेंट कौन सा था, ये तीनों का समेशन, उस कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 0। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, ये 0 ये 0, इसका कोई काम नहीं है। ये माइनस वाले को पटक दो इधर, क्या बन जाएगा, ये v2 इक्वल्स टू ये v1 जो माइनस है उधर जाके प्लस में v1, तो क्या बन गया, बोलो v1 इक्वल्स टू v2 बन गया। यही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से आपने रस्सी को ऊपर किया तो इधर जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। देखो v1 इक्वल्स टू v2, अगर आपने इसको v1 बोला तो ये v2 जो होगा वो क्या होगा आपका, बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको और मैं आगे ले जा सकता हूं, देखो यहां तक हम आ चुके हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, देखो यहां पे क्या होगा, ये सपोज करो मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ v1 और प्लस ऑफ v2 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत। अब इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, तो क्या होने वाला है, माइनस ऑफ v1, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव का डिफरेंशिएशन वापस नेगेटिव, तो क्या होने वाला है, v1 अपॉन टी मतलब माइनस ऑफ a1, ये प्लस ऑफ a2 इक्वल्स टू 0, a1 इधर वापस आएगा तो बन जाएगा आपका a2 इक्वल्स टू a1, सिंपल।
क्या बात समझ आ रही है? ये देखो, ये a2 इक्वल टू a1, v1 इक्वल टू v2। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2। x1 x2 तो आपको आंखों से दिख रहा है अभी भी कि इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा, जितना ऊपर ले जाओगे उतना नीचे आएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या था, डिफरेंशिएशन मेथड। सबसे आसान प्रॉब्लम का मैंने डिफरेंशिएशन मेथड से आपको सारा चीज करके दिखाया कि अगर ये ऊपर जाएगा v1 से तो ये नीचे आएगा v1 से, a1 से ऊपर जाएगा तो ये a2 से नीचे आएगा, और a1 a2 दोनों सेम होगा। ये v1 से जाएगा v2 से आएगा तो v2 v1 v2 सेम होगा। x1 दूरी ऊपर जाएगा तो x2 ये नीचे आएगा, और x1 x2 आपका सेम होगा। यही कहता है आपका कांस्टेंट मोशन। मतलब अगर लेफ्ट वाला ऐसा होगा तो राइट वाला ऐसा होगा। समझ रहे हो ना? मतलब कि ये चीजें अनअवॉइडेबल है। अगर आपने इसको 5 मीटर ऊपर चढ़ा दिया तो इसको आना ही पड़ेगा, और इसके अलावा इसके पास कोई उपाय नहीं है। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द कांस्टेंट मोशन। मतलब कि कांस्टेंट मोशन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो, ये आपका पहला मेथड था और सबसे टिपिकल मेथड था। ठीक है, ये चीजें आपको करनी नहीं है। मतलब आप सोचोगे क्यों बताया गया, तो ये सबसे बेसिक है। बेसिक मतलब इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो चीजें हैं तो ट्रू, लेकिन ट्रू होते हुए भी वो एक तरह से आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो ट्रिक है। तो ट्रिक के तरीके से हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ये सत्य है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले किए हैं। ओके, ऑल्दो हो सकता है छोटे क्वेश्चन होंगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब इससे आसानी से दूसरे ट्रिक से हो जाएगा तो फिर क्यों करना है। ओके, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन मेथड ये सबसे अहम मेथड था। इसके बाद जो हम करने वाले हैं इसको बोलेंगे पॉइंट मेथड। नाम पे कुछ नहीं जाना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे मेन यही है, सॉल्व करना आना चाहिए, नाम से कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, मेथड 2। मैं नाम ले ही नहीं रहा हूं, चलो मेथड 2 है ये। ठीक है, अब मेथड 2 में क्या होता है, देखो एक पुली है, सपोज करो ये रहा। ओके, अब इस पुली में मान लेते हैं कि यहां पे एक वेलोसिटी दी गई, इस पुली को ऊपर ले जा रहे हैं। इस पुली में 2 मास यहां लटका हुआ है, एक मास यहां, एक मास यहां। वापस मैंने ऊपर नीचे बना दिया, एक साथ नहीं बनाया। तो देखो, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 है ऊपर, और इसकी जो वेलोसिटी है v2 है इधर, और इसकी जो वेलोसिटी है ये v3 है इधर। ये v1 है ऊपर, ये v2 है, और ये v3 है। तो आपका जो कांस्टेंट मोशन होता है वो पॉइंट मेथड से वो क्या कहता है वो समझो। ये जो आपका v1 दिख रहा है, इसमें और v2 में और v3 में कुछ रिलेशन अभी बनाएंगे, और इसी रिलेशन से सारे के सारे आपके पुली वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस रिलेशन से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पे देखो रिलेशन क्या है, अगर आप इसको v1 मानते हो, इसको v2 ऊपर v3 ऊपर, अगर सबके सब सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये ऊपर इस तरह से ऊपर उठ रहा है v1, तो ये सब भी ऊपर उठेगा। तो क्या होता है आपका, अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूं तो ये v1 इक्वल्स टू v2 प्लस v3 अपॉन 2। क्या होता है, v2 प्लस v3 अपॉन 2। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द कांस्टेंट मोशन फॉर पुली। इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। चलो, पॉइंट मेथड मतलब ये पॉइंट कितना जा रहा है, ये पॉइंट कितना जा रहा है, ये पॉइंट कितना ऊपर जा रहा है, इसलिए हम इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ये पॉइंट कितना ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये पॉइंट किस वेलोसिटी से, ये पॉइंट किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका v1 इक्वल्स टू v2 प्लस v3 अपॉन 2। अब सपोज करो, इसी में मैं एक एग्जाम्पल की जस्ट बात कर लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं कि ये v1 जो है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये v2 जो है ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो v3 क्या होगा, आपको ये निकालना है, v3 क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, ये रहो v1 इक्वल टू ये चीज है v2 प्लस v3 अपॉन 2। चलो v1 लिखो, कितना आएगा 10 इक्वल्स टू v2 कितना है 2। अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम एच टी लिखना है, प्लस v3/2। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 20 इक्वल्स टू 2 प्लस v3। अब ये 2 इधर आएगा तो 20 माइनस 2 इक्वल्स टू v3। सो v3 कितना हो गया 18। अब ये प्लस आया है ना, इसका मतलब ये जो ऊपर डायरेक्शन दिखाया है ये सही है, मतलब कि ऊपर ही जा रहा है। 18 जो है आपका मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और ओवरऑल ये क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। इसी में अगर मैं बोलूं यही 2 मीटर पर सेकंड को आपने नीचे भेज दिया,
मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से आप नीचे भेज रहे हो, फिर क्या होगा? फिर देखो यहाँ पे क्या काम करने वाला, V1 आपका 10 था ऊपर, जो कि हमने मान रखा था ऊपर, तो अभी वो भी चल रहा है, V1 सही है 10 इक्वल्स टू, अब जो V2 लिखोगे आप V2 को क्या लिखोगे? नीचे ना, तो जब नीचे लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे -2 प्लस V3/2। क्या बात समझ आ रही है? अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 20 इक्वल्स टू -2 प्लस V3, ये -2 इधर आएगा तो 20 + 2 इक्वल्स टू व्हाट? V3। सो ये कितना हो गया? 22 इक्वल्स टू V3। सो अब जो है आपका क्या होने वाला, V3 22 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, तो ओवरऑल ये क्या होने वाला है? 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने वाला है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये आपका था पॉइंट मेथड, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अगर आप बोलो कि ये इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये सब भी ऊपर जाएंगे और इसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ये प्लस ये अपॉन 2। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा है और ये दोनों ही नीचे आ रहा है, फिर तो ये टूट जाएगा। ओके, ये टूट ही जाएगा अगर ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे आ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक को तो नीचे, एक को ऊपर जाना ही पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान से लिख लो इसको। इसके बाद एक और मेथड करेंगे जो कि हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है, वो लास्ट मेथड करेंगे और उसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। वो मेथड और ये मेथड को यूज करके आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो, आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो बेसिक था, वो सबका जो वो जननी था एक्चुअली, तो इसीलिए हमने उसको यूज किया। ठीक है, तो लास्ट मेथड जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता होगा कि वर्क डन जो है, चलो लिखो इधर तब तक, वर्क डन जो है, अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 0 है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स वर्क नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ये, मान लो, अब इसके अंदर में कितना इंटरनल फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो इसको यहां से यहां मूव नहीं कराएगी। मूव कौन कराती है? F एक्सटर्नल, बाहर से लगने वाला फोर्स इसको क्या करता है? मूव कराता है, और तब मूव करेगा, फिर क्या होगा? इसमें वर्क डन होगा। तो आपको पता है कि इंटरनल फोर्स जो है वर्क डन नहीं कराती है, और उसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम थर्ड वाला जो है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कराती है? वर्क कराती है, और इंटरनल फोर्स वर्क नहीं कराती है। जितने भी इंटरनल फोर्स होंगे वो वर्क हमें नहीं करवाएंगे, वो 0 वर्क करवाते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम तीसरा वाला पॉइंट करने वाले हैं। इसको आप वर्क मेथड, एनर्जी मेथड, कुछ भी बोल सकते हो, पावर मेथड। अब क्यों बोल सकते हो वो अभी पता चलेगा आपको, वर्क, एनर्जी, पावर क्यों बोल रहा हूं मैं। देखो, चलो इसको मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पुली है। ओके, अब यहां पे आपने एक मास यहां लटकाया, एक मास और लटका दिया, चलो इस बार साथ साथ बना दिए। ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये रस्सी क्या करता है, ये जैसे ही M1 नीचे M1G लगाता है, ये तुरंत ऊपर टेंशन लगता है, यहाँ पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लगता है। यहाँ M2G जैसे नीचे लगता है, यहाँ पे वापस से यहाँ पे टेंशन लगता है, क्योंकि ये रस्सी सेम है, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये रस्सी सेम है तो यहाँ जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पे भी होगा। अब ये रस्सी सेम है लेकिन ये रस्सी सेम नहीं है, तो यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा, ये मैंने बताया था पिछली बार। हमने जो है ये पुली को मास लेस लिया हुआ है, अभी तक कोई इसमें मास नहीं है, मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल पुली। जो अभी हम बात कर रहे हैं ये कैसा है, आइडियल पुली। और ये आइडियल जो है रियल पुली कब बन जाएगा, रोटेशनल में। ओके, तो इसका मास भी आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, देन वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स इन द प्रॉब्लम। जो भी फ्रिक्शन होगा वो भी, म्यू वगैरह होगा वो भी, और उसके साथ साथ आपका मास वो भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस है, आइडियल पुली है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो टी टेंशन यहाँ नीचे ऐसे लगता है, अवे फ्रॉम द पुली, याद होगा आपको। यहाँ पे भी टेंशन जो ऊपर लगेगा, इसको अलग टेंशन बोलेंगे, टी डैश। तो यहाँ क्या होने वाला है, देखो, क्योंकि ये पुली अभी स्थिर है, ए एक्सेलेरेशन इसका 0 है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऊपर लगने वाला फोर्स जो है नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये टी डैश ऊपर लग रहा है, मान लेते हैं अभी जो एक्सेलेरेशन कुछ हो रहा है 0 मान लेते हैं, तो टी डैश एफ नेट निकाल लें, टी डैश माइनस ये वाला टी और ये वाला टी, कितना हो गया 2t इक्वल्स टू मास इसका मान लो अभी m है भी अगर,
तो भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाए, क्या लगाए यहाँ, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो टी डैश माइनस टू टी इक्वल टू जीरो, तो टी डैश बराबर टू टी। मतलब अगर टी है ये टी है तो ये क्या होगा, ये टू टी होगा। अगर आप टी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये टू टी होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका टेंशन जो ये एक फोर्स है, ये फोर्स लगा रहा है M1 पे, ये फोर्स लगा रहा है M2 पे, और इस पूरे को अगर आप देखो, ये पूरे को अगर आप देखो, ये पूरा एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम के अंदर में सारे फोर्स लग रहे हैं। अब जब सिस्टम के अंदर में फोर्स लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स वर्क नहीं करती। तो इसका मतलब ये जो भी फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। किसी के द्वारा पॉजिटिव, किसी के द्वारा नेगेटिव, तो सारे के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूज इन द मेथड 3। ठीक है, ये मेथड 3 में हम ये यूज करने वाले हैं। देखो ये जो फोर्स है ये वर्क कर रहा है। अब मान लेते हैं कि ये x1 ऊपर गया, कितना गया, x1 ऊपर। अब ये वाला जो चीज है ये मान लेते हैं x2 नीचे आया। हमें पता नहीं x1 x2 कितना है, लेकिन ये मान लेते हैं x1 ऊपर गया, x2 नीचे आया। अब अभी हमने देखा है दूसरे मेथड से x1 इक्वल टू x2 था, लेकिन अभी हम इस मेथड से देखने वाले हैं कि कैसे, क्या सच में ऐसा होगा, इस मेथड से देखते हैं। देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है t, तो इसके हिसाब से क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या होने वाला है, t इंटू x1। अब बताओ ये t जो है आपका ऊपर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, दोनों चीज कहां है, ऊपर ही है। तो जब दोनों चीज ऊपर ही है तो क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा बोलो, t x1 cos 0। मतलब अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो a और b के बीच में एंगल देखते हैं, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो आपका ऊपर ही लग रहा है, और आपका x, ये जो x1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर हो रहा है। दोनों के एंगल के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, t और x1 के बीच में क्या है, 0 डिग्री। तो t x1 cos 0। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, t जो है ऊपर लग रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है x2, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, t ऊपर x2 नीचे, तो ये कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, प्लस t x2 cos 180। ये दोनों आपको एंड पॉइंट पे ही लगाना है, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों, वर्क डन एट दिस पॉइंट एंड वर्क डन एट दिस पॉइंट, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया और उसको हमने बोल दिया 0। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इंटरनल फोर्स के द्वारा हमने वर्क डन निकाला और उसको हमने 0 बोल दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब इसको क्या करोगे, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका t x1 cos 180 कितना होता है -1, तो ये हो गया आपका माइनस t टाइम्स x2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ऑल्दो इतना बड़ा प्रूफ नहीं है ये, आपको बाद में यही करना है, यहाँ ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अब बताओ ये वाले को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ये t x1 इक्वल टू t x2। मैं फिर भी आपको समझाने का ट्राई किया हूं कि आपको ध्यान रहे आप किस तरीके से यहां पहुंचते हो। देखो x1 इक्वल टू क्या बन गया, x2 बन गया। क्लियर है यहां तक। अगर आप इसी को कोई अलग क्वेश्चन में लगाना चाहते हो, देखो क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से किस तरीके से आता है। देखो अगर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं इसी में, देखो चलो मानते हैं यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये रहा पुली और ये रहा आपका M1। इस मास से अभी हम कुछ भी कर भी नहीं रहे हैं, इस मास का कोई मतलब नहीं है, मान लो डब्बा है ये, यहां पे एक और पुली है। ओके चलो ये टफ हो जाएगा थोड़ा, पहले थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं पहले, जो आपको समझ आए एक बार में, इसको करेंगे इसके बाद। देखो मान लेते हैं कि एक इस तरीके से है और यहां लगा हुआ है पुली। ओके यहां पे जो टेंशन होगा T, यहां पे भी टेंशन होगा T, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस T के कारण ही आपको निकालना है। मान लो ये x1 नीचे आया तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, x1 जाएगा x2 जाएगा, जो भी जाएगा आपको ये निकालना है। कैसे करोगे, सिंपल, यहां पे देखो ये नीचे आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये जब नीचे आ रहा है तो यहां पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, ये आ रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है, ये आ रहा है नीचे, मतलब माइनस वाला cos 180 वाला। ठीक है,
ऊपर टेंशन, नीचे ये आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, सो T इंटू x1 विद माइनस साइन cos 180 वाला। यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है, ये जा भी इधर ही रहा है, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस TX2 इक्वल टू व्हाट 0। बस आपको ये लाइन लिखना आना चाहिए, इसको पटक दो इधर, क्या बन जाएगा बोलो, TX2 इक्वल टू TX1, TT कट गया, x2 इक्वल टू x1। क्या बात समझ आ रही है? दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके बाद जो हम प्रॉब्लम लेंगे वो अब वही लेंगे जो अभी अभी आपको मिटा दिया मैंने। आप सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हटा दिए, सबसे पहले मैं वही लूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पूरा बोर्ड खाली कर दिया हूँ इसलिए, ये इतना भी टफ नहीं है, बट हाँ अच्छा प्रॉब्लम है। ओके देखो फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं, पुली। ये पुली है, इस पुली से लगा हुआ कोई एक ब्लॉक। मैं ब्लॉक बना रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई मास नहीं लगा रहा हूं। M1 M2 के लिए मैं नहीं बता रहा हूं ये, अगर M1 M2 होगा तो उसका भी तो मास होगा, M1G भी तो फोर्स लगेगा नीचे, जो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ T लगा रहा हूँ टेंशन, यहाँ पे क्या होगा उस मास का भी लगेगा, उस मास के कारण और वेरिएशन आएंगे, जो अभी हम देखेंगे आफ्टर दिस कांस्टेंट मोशन के जितने भी सवाल कर लेंगे, उसके बाद इस मास का भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि NLM में आपको वो मास भी काउंट होने वाला है, तो वो भी हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जितना करवा रहा हूँ वो पहले समझो। तो ये ब्लॉक मान लेते हैं है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक और पुली, यहाँ कुछ यहाँ लगा हुआ है। बेसिकली मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट अगर किसी वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे तो ये का क्या होने वाला है, इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये मान लो यहाँ पे एक और ब्लॉक मान लिया। सपोज करो कि ये वाला जो है ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है V1 से। अगर ये V1 से जा रहा है तो ऑब्वियसली आप एक पुली का जो सिस्टम है वो तो आप जानते हैं, वन पुली सिस्टम, उसमें क्या होता है, अगर ये V1 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे V1 से नीचे आएगा, ये तो आपको पता है। अगर ये V1 से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। अगर ये V1 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये जो पुली है, ये जो है यहाँ पे, ये V1 से ही नीचे आ रहा होगा, ये बात तो क्लियर है। वैसे भी हमें इससे करना कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये V1 से ऊपर जा रहा है तो ये V1 से नीचे आ रहा है, मतलब ये पुली जो है ना ये V1 से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये V1 से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अलग भी चीजें हो सकती है। सपोज करते हैं ये V2 से ऊपर जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये V3 जो होगा ये क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, ये हमें नहीं पता है, बट ये ऊपर जो नीचे होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ V2 एंड V1। वो कांस्टेंट जो आपका वैल्यू होगा ना 8 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर, उस पर डिपेंड करेगा। अभी एक एग्जांपल भी उसके साथ करेंगे। सपोज करो ये V1 से ऊपर जा रहा है, ये V2 से ऊपर, ये V2 से ऊपर जा रहा है, मान लो ये V3 से नीचे आ रहा है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या बनाना है, V1 V2 और V3 में रिलेशन। जब आप रिलेशन बना लोगे तो हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लेके समझा देंगे आपको कि यहाँ पे V1 V2 V3 में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास पता चल गया, V1 से ऊपर, ये V2 से ऊपर, ये V3 से नीचे। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, और ये V1 वापिस सेम तरीके से जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किए थे क्या हुआ था, वर्क। फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, F डॉट भी क्या होता है, F डॉट भी, यहाँ पे F डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है, क्या होता है ये पावर। तो ये बेसिकली पावर मेथड भी कहला गया। और पावर होता है कि ये समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय भी, भी क्या है मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी। ये फोर्स हो गया और ये क्या हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और ये फोर्स है ये क्या लिखोगे मास, केजी, मास इनटू एक्सेलेरेशन है ना। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या होता है, एम मत लिखो, इसको केजी लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो पावर होता है वो क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम है ना, वर्क पर यूनिट टाइम। और देखो बताओ वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी, और ये क्या है टाइम मतलब सेकेंड। देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है फोर्स, ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी। तो ये दोनों सेम हो गया। ये वर्क अपॉन टाइम क्या होता है आपका पावर। वर्क को हमने लिखा F डॉट डी और टाइम को लिखा सेकेंड। ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी, इतना जाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब ये दोनों को हमें इक्वेट करना था बेसिकली, आपको मैं दिखा रहा था पावर जो एफ डॉट वी होता है, ठीक है, ऐसे पता भी होगा आपको बट स्टिल मैंने दिखा दिया आपको। चलो, तो ये आपका जो है जो वर्क एनर्जी मेथड में बोल रहा था, ये पावर मेथड भी हो गया है ना, पावर भी कांस्टेंट हो रहा है अगर इंटरनल फोर्स ही सिर्फ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो टी ऊपर भी ऊपर, तो टी डॉट भी कौन सा, V1। अब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, 0 डिग्री मतलब cos 0, ये इतना लिखने का अब जरूरत है नहीं, मैंने एक बार बता दिया, आपको समझ आ रहा होगा। ये प्लस होगा बेसिकली, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में cos 0 1 होगा, तो ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो, अच्छा ये जो टेंशन है ना, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। अब यहाँ अगर आप T लिए हो तो ये टेंशन यहाँ पे भी क्या होगा, T ही होगा, और आपको पता है कि यहाँ का टेंशन का 2 गुना टेंशन यहाँ होता है, मतलब अगर ये T है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा होगा T/2, और यहाँ भी क्या होगा T/2, क्यों, क्योंकि ये सेम रस्सी है इस तरीके से। इसी कारण से हम क्या करते हैं, टेंशन को यहाँ से चालू नहीं करते हैं लेना, कहाँ से, यहाँ से चालू करते हैं। अगर यहाँ पे T ले लिए होते तो क्या होता, T यहाँ से यहाँ तक होता T, अब ये T है ये T है, इन दोनों का ये इसका जो है 2 गुना यहाँ होता है, मतलब T का 2 गुना 2T यहाँ होता, और 2T इस पूरे में हो जाता। अभी हमने यहाँ से चालू किया इसलिए यहाँ T/2, यहाँ T/2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, T इंटू V1 ये रहा। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे T/2 है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो ये क्या हो जाए प्लस में T/2 इंटू V2। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये टेंशन यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है लेकिन ये नीचे जा रहा है, तो दोनों में 180 डिग्री का फर्क है, मतलब 180 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हो जाएगा माइनस के साथ T/2 और मल्टीप्लाई बाय V3 इक्वल टू व्हाट, 0। ये मेन काम करना है, इसको करने के बाद कुछ नहीं बचा, ये टेंशन 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 खत्म, कोई मतलब नहीं, आगे ले जाओ उधर ले जाओ, बाद में काटो पहले काटो, कोई दिक्कत नहीं है। V1 हो गया और ये प्लस क्या हो गया, V2/2 माइनस V3/2, उसको उधर फेंक दो तो क्या बन जाएगा V3/2। ये हो गया आपका रिलेशन। आप इसको क्या कर सकते हो ना, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अच्छा लगेगा देखने में, 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इक्वल्स टू व्हाट, V3। ये आपका रिलेशन बन गया, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अब इसी में सपोज करो एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो मान लेते हैं कि आपका V1 जो है ना, आपको 2 चीज दिया पड़ेगा, V1 V2 दे दिया, V3 निकालना है, V1 दे दिया, V2 निकालना है। सपोज करो V1 दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ठीक है, और V2 दिया है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। आपको पूछा V3 क्या होगा, बोलो, इस तरीके का दे दिया और उसके बाद ये निकालने बोला। अगर आपको इस तरीके से दिया है, अभी मैंने जो ये रिलेशन बनाया है वो इसके लिए बनाया है, इसके लिए नहीं बनाया है, ठीक है। इस तरह का ही सपोज करो आपको दे दिया और ये दिया, उसके बाद आपको निकालना है V3 कितना होगा, तो ये कांस्टेंट मोशन से सॉल्व होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो ये रिलेशन मैंने इसके लिए बनाया है, तो यहाँ पे जो भी करेंगे वो चेंजेस कुछ करना पड़ सकता है, वो देखते हैं क्या। V1 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, क्या V1 अप जा रहा है, यस अप जा रहा है, मतलब ये रिलेशन में शूट कर रहा है, चलेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, 2 टाइम्स V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10, क्लियर। अब V2 पे आते हैं, V2 क्या कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। आओ V2 को देखो, V2 क्या ये डाउनवर्ड जा रहा है, नहीं ये अपवर्ड जा रहा है। अब ये क्योंकि अपवर्ड जा रहा है और हमें डाउनवर्ड ले जाना है, तो इस रिलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। V2 आपका प्लस के साथ है, यहाँ पे V2 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के साथ करना पड़ेगा, और कितना 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। एंड दिस इज इक्वल टू V3। अगर ये पॉजिटिव आता है तो मतलब इस तरीके से होगा, अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब जिधर V3 जा रहा है उसका अपोजिट जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अलग से बनाओगे, लेकिन मैं इसके सहारे बता रहा हूं किस तरीके से करना है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे V3 आएगा, ये कितना आ गया बोलो 20 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू V3। अब देखो ये V3 पॉजिटिव आ गया 50, इसका मतलब जो V3 इधर दिखाया है वही वाला V3 आपका काम का है, मतलब नीचे दिखाया मतलब नीचे ही आपका 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्या बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका प्रॉब्लम था जिसको आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट समझ रहे थे या फिर मैं बोल रहा था। इसके बाद हम जो करने वाले हैं, और लगेगा देखने में कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आप जैसे ही ये मेथड लगाओगे कांस्टेंट का, आसान हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। चलो देखते हैं नया क्वेश्चन। आप भी अब ट्राई करो, अब तो आप सीख गए हो, बेसिकली मेथड भी सीख गए हो और मेथड लगाना भी सीख गए हो। कुछ 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे और फिर आराम से सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये देखो
एक पुली है यहाँ, ये पुली यहाँ पे एक मास है, इससे लगा हुआ है, इस तरफ पुली है, यहां मान लेते हैं एक और मास, इस तरह की पुली दी हुई है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो मास है, ये वाला, ये पूरी की पूरी जो वेज है, ये पूरी वेज मान लेते हैं ऊपर जा रही है v1 वेलोसिटी से। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, इस मास की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये v1 से जा रही है तो ये पूरी v1 से जाएगी ऊपर, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक जगह मान लो टेंशन यहाँ पे T, अगर यहाँ टेंशन T है तो ये टेंशन यहाँ तक T ही होगा, क्योंकि सेम रस्सी है, ये रस्सी सेम यहाँ तक गई, यहाँ भी T होगा, सेम रस्सी इधर आई मतलब यहाँ भी T होगा, कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज क्या होगा, यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ क्या होगा 2T, डबल होता है। ये T है, ये T है, तो यहाँ क्या होगा 2T, ये T है, ये T है, तो यहाँ क्या होगा 2T। ऑल्दो इसका हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने निकाला, ठीक है। देखो जरूरत क्या है, एंड पॉइंट पे हम लगाते हैं, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कैसे लगाएंगे, देखो एक तो T ये है और v1 से जा रहा है, ऊपर जा रहा है और टेंशन भी ऊपर ही लग रहा है, मतलब प्लस का T इंटू वॉट v1, क्लियर है। दूसरा एक और पॉइंट है जो इसको ऊपर ले जा रहा है, कौन 2T लगा के, ये यहाँ पे भी ऊपर क्या लग रहा है बोलो 2T लग रहा है, तो 2T इंटू वॉट v1 प्लस का, क्यों, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है, 0 डिग्री cos 0 क्या होगा 1, तो 2T इंटू वॉट v1 एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू तो नहीं लिखूंगा, पहले इसका भी तो लिखो, इसका। अब देखो यहाँ पे भी टेंशन ऊपर लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये सब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ सकता है, आपकी मर्जी है, जो चाहे मान लो, आपकी मर्जी है। चलो ये भी ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं ये भी ऊपर जा रहा है किसी v2 वेलोसिटी से, तो ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस T इंटू वट v2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से देखो T कॉमन ले सकते हो और उसको कट कर सकते हो, इधर लाके 0 कर सकते हो, 0/T 0 हो जाएगा। यहाँ v1 बचा, 2 टाइम्स v1 मतलब 3 टाइम्स v1 प्लस v2 इक्वल टू वट 0। अब इसको आप इधर पटक दो तो क्या बनेगा बोलो, v2 इक्वल टू क्या बनेगा -3 टाइम्स v1, क्लियर है। तो v2 क्या आया आपका, नेगेटिव आया, मतलब जिधर आपने माना था उसका अपोजिट, अपोजिट मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, किस स्पीड से 3 टाइम्स v1 से, मतलब जिस वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर किया उसके 3 गुने से ये नीचे आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है। इन सब का अभी भी मैं कह रहा हूं, इन सब का अभी मैं मास नहीं ले रहा हूं, जब मैं मास लूंगा तो वो प्रॉब्लम में मास भी इंक्लूड होगा और उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो कुछ और भी होगी। ये कांस्टेंट मोशन है, इसको अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने मास कोई भी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये अगर इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो ये इस वेलोसिटी से नीचे आएगा, दिस इज द कांस्टेंट मोशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन तो क्या ही आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम, ये देखो, मान लेते हैं एक पुली यहाँ लगा है, एक मास यहाँ लगा है, एक पुली यहाँ भी लगा दिया, ये मास इससे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे एक और मास से कनेक्टेड है, ठीक है। अब सपोज करो ये v1 से ऊपर जा रहा है, तो ये किससे आएगा, नीचे आएगा या क्या होगा, ये आपको बताना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको सिर्फ अचंभा करने के लिए दिया जाता है, या फिर कभी कभी इसलिए भी दिया जाता है कि तब तक मैं बोर्ड मिटा सकूं, ठीक है। करो जल्दी करो, आप बोलोगे ये भी कोई क्वेश्चन है। ओके, कैसे करोगे इसको, ये अगर v1 से ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, v1 से ही नीचे आएगा, इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं। अगर ये x1 ऊपर जाएगा तो ये x1 इधर जाएगा, ये x1 नीचे आएगा। अगर x1/t कर देंगे तो ये v1 से ऊपर जाएगा, v1 से ये भी इधर आएगा, v1 से ये भी नीचे आएगा। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तक मैं बोर्ड मिटा रहा था इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन तो अब करेंगे,
सपोज करो एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखो यहाँ पे पुली लगी है, यहाँ एक मास लगी है और यहाँ एक पुली लगी है। ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी एक मास ही लटका दो, ओके। अब यहाँ पे सपोज करो इसको खींचा गया किसी वेलोसिटी से, मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। 10 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको खींचा, अब इसको खींचने के कारण यहाँ पे क्या वेलोसिटी होने वाली है, इसको फिक्स कर देते हैं अभी के लिए, इसको फिक्स ही कर देते हैं, इसको घुमाना नहीं है, ठीक है। चलो अब करो, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींचा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या मानना है, टेंशन टी। अगर यहाँ टेंशन टी होगा तो यही टेंशन यहाँ पे भी होगा, और यही टेंशन यहाँ भी होगा, और यही टेंशन यहाँ भी होगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्योंकि नीचे आ रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो क्या करोगे, ये टेंशन देखो यहाँ पे, ये टेंशन ऊपर, ये आ रहा है नीचे, तो माइनस का टी इंटू वट 10, और बीच में कहीं कुछ नहीं करना है, लास्ट में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन इधर, मूवमेंट भी इधर, किस वेलोसिटी से पता नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन इधर राइट में, प्लस का लिखो टी, और मूवमेंट भी इधर ही, किससे, भी से। दिस इज इक्वल टू 0, इसको पटक दो इधर, क्या बन जाएगा बोलो, टी इंटू भी इक्वल टू 10t, टी से टी कट गया, भी इक्वल टू 10। देखो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेट भी लगेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन सपोज करो इसी टाइप में क्या है, देखो मान लो इस तरीके का पुली सिस्टम बनाया हुआ है, इधर एक मास, इधर एक मास, और यहां भी एक मास, ठीक है। सपोज करो ये V1 से इधर आ रहा है और ये वाला V2 से इधर जा रहा है। आपको बताना है यहां पे V3 जो होगा इसका क्या वेलोसिटी होगा, है ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा। आपको V1 V2 दिया हुआ है, V3 निकालना है। चलो इसकी मैं वैल्यू भी दे देता हूँ। ये मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये V2 जो ये मान लो आपको 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये V3 जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे वैल्यू दे दिया हूँ मैं, अब वैल्यू दे दिया हूँ तो अब ऑफ कोर्स इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे कहाँ जाएगा ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल, यहाँ से T से शुरू करो, ये टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, ये रस्सी सेम है, टेंशन T होगा, रस्सी सेम है, टेंशन T होगा। क्योंकि ये TT है तो यहाँ क्या होगा 2T, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन इधर लग रहा है और वेलोसिटी भी इधर ही है, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे T इंटू 20 पॉजिटिव वाला। अच्छा इसके बाद एक यहाँ पे भी है, खाली एंड है, तो यहाँ क्या लगाएंगे बोलो 2T इंटू V3। हमें पता नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं सपोज 20 से ये आगे है, 5 से ये आगे है, तो मतलब ये ज़्यादा नीचे ले जा रहा होगा, इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा। अपना एजम्पशन मानते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे मान लो, नेगेटिव आ जाएगा तो उसका उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये V3 हमने मान लिया नीचे आ रहा है, तो 2T ऊपर लग रहा है, V3 नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस 2T इंटू V3। एंड इसके बाद लास्ट वाला ये T यहाँ पे इधर लग रहा है और आपका V2 इधर है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस T इंटू वट 5 इक्वल टू 0। T से कट कर दो सारे T को, कोई दिक्कत। ये रहा 20 माइनस 2 टाइम्स V3 एंड दिस इज माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स V3 को उधर लेके जाओ, 20 माइनस 5 15 इक्वल टू 2 टाइम्स V3। सो V3 इक्वल टू हाउ मच 15/2, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हमने जो माना पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब जो हमने माना वही सत्य है, ठीक है। तो मतलब नीचे ही जाएगा और 7.5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ठीक है। इस तरह के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। अब इसके बाद कुछ एंगल वाले प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि अगर सिंपल ये बिल्कुल नॉर्मल करा दिया तो एंगल वाले में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, मान लो इस तरीके का है, एक एंगल हम बनाते हैं, इसको एक पुली लगाओ यहाँ, मान लो यहाँ एक ब्लॉक है और राइट में भी एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने V1 नीचे दिया, तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी V2 कितनी होगी। ये इतनी भी सिंपल नहीं है, करो, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ।
देखो है आसान, अगर आपने वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा है तो ये भी आसानी है। आपको ये कुछ ना कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो भी हमने V1 V2 अभी तक जो लिखा था वो था अलोंग द थ्रेड, ये रस्सी के अलोंग, उसके दूसरे डायरेक्शन में नहीं। ये V2 जो है आपको दिख रहा होगा इस रस्सी के अलोंग नहीं है। अभी इससे पहले जो भी आप प्रॉब्लम आपने लिखा है, आप नोटबुक उल्टाओ उसमें देखो, एक भी ऐसा नहीं होगा जो कि उस रस्सी के अलोंग नहीं है, हमेशा रस्सी के अलोंग है। तो यहाँ पे भी ये जैसे V1 है, ये भी रस्सी के अलोंग नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें जो वेलोसिटी होगा वो रस्सी के अलोंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, V2 का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, V2 cos थीटा। अब यहाँ पे आप कर सकते, ये अगर टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T ही होगा। अब यहाँ पे करो, क्योंकि ये टेंशन भी इधर ही लग रहा है, V2 हमने उधर ही माना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, T इंटू V2 व्हाट, cos थीटा। अब यहाँ देखो टेंशन ऊपर, ये जा रहा है नीचे, माइनस T इंटू V1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। टेंशन खत्म कर दो, ये माइनस वाले को इधर ले आओ, तो बन जाएगा V2 cos थीटा इक्वल टू V1। दिस शुड बी नॉन टू यू, ठीक है, वरना आप एंगल वाले में गलती कर दोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास और है जो मैं थोड़ा सा अच्छा समझ रहा हूँ। अच्छा तो क्या आपको इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, अगर आएंगे तो आप फंस जाओगे। मान लो ये पुली है, ये पॉइंट मेथड में मैंने बताया था, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो मान लो ये जो है ना, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है और ये जो है, ये पॉइंट सपोज करो नीचे आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको बताना है इस पॉइंट की एक्सेलेरेशन क्या होगी। ये कर दो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे बढ़ेंगे। चलो ये मिटाने की जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्या करते थे, ये जो V1 होता था इक्वल्स टू V2 प्लस V3 अपॉन 2 करते थे। यहाँ पे एक्सेलेरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, A1 होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस A3 अपॉन 2, सिंपल। तो A1 ऊपर है, इस जगह से देखो A1 ऊपर है पॉजिटिव, मतलब 4 इक्वल्स टू, अब इसको भी ऊपर हम मानते थे तब जाके ये रिलेशन हमने लिखा था, लेकिन ये क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, A2 है, ये A2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -8। ये इस चीज को हम मान लेते हैं ऊपर ही है ताकि हमारे इस रिलेशन में नॉर्मली रहे, प्लस A3 अपॉन 2, ये इसको इधर भेज दो, क्या बन जाएगा 8 इक्वल टू -8 प्लस व्हाट A3, माइनस वाला इधर आएगा तो 8 प्लस 8 इक्वल टू A3। सो A3 इक्वल टू कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब A अब जो है कितने से जाएगा बोलो, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, और ये 8 मीटर पर सेकेंड उसके नीचे आएगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। इतना क्वेश्चन जो है काफ़ी है कांस्टेंट मोशन के लिए, और इसके बाद तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बेस्ड जो एनएलएम के सेकेंड लॉ में कितने तरह के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही फेनोमेनल क्वेश्चन करेंगे उसमें, और वो आपके एनएलएम को बहुत मजबूत कर देगा। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आपको अगला जो लेक्चर आने वाला है उसको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।